Edge Talks, unfiltered, unstoppable. सब मेरी मम्मी को पापा को ताने देते थे कि तीन तीन बेटी हो गई है, कैसे होगा, तीन तीन बेटी हो गई है, बैक टू बैक बेटी हो रही है। तो उसमें मेरी मम्मी का तो कोई फॉल्ट नहीं था। जिस लड़की के होने पे लोग इतना हंस रहे थे, खुशियां मना रहे थे, आज उस लड़की ने वो कर दिखाया है जो पूरे खानदान में किसी की लड़की नहीं की है। मॉम्डेंस फैमिलीज में बचपन से ही बोला जाता है, सिखाया जाता है कि एक दायरे में रहना है। हमारे घर की लड़कियां जॉब नहीं कर सकती, हमारे घर की लड़कियां सिर्फ पढ़ के शादी कर सकती हैं, और वो भी उनकी मर्जी से। जब आप फेमस होगे ना तो ऑब्वियसली आपके हेटर्स भी बढ़ेंगे। तो हेटर्स कर कुछ नहीं सकते, सिर्फ वो कमेंट्स कर सकते। ये होता है कि ना जो जलते हैं हमसे, जो हमारे बराबर तो नहीं आ सकते, वो सोचते हैं कि अगर हम इसके बराबर नहीं जा सकते तो हम इसे नीचा कर देते हैं। इसको गंगा जल भी बोला जाता है और इसको आबे जमजम का पानी भी बोला जाता है, बट पानी तो सेम है ना, एक ही पानी के दो नाम। एग्जैक्टली काम वही करते हैं, वर्क वही है, तो क्यों धर्मों को बांट दिया गया। और मेरे आज के टाइम में ना हिंदू और पंजाबी फ्रेंड्स ज्यादा है, मॉम्डेंस नहीं है। तो मुझे ये लगता था कि चैलेंज कर रहे हैं लोग मुझे। मैं कभी भी किसी को नहीं छेड़ती जब तक कोई मुझे नहीं छेड़ता। एक हस्बैंड अगर सपोर्टेड है ना तो आपको जिंदगी में किसी के सपोर्ट की नीड नहीं। तो उसने आते ही बोला था, जो लड़की मेरा 1.5 साल इंतजार कर सकती है बिना फ़ोन पे बात करे, बिना मेरे मैसेज के, जो मेरा इंतजार कर सकती है वो मेरे साथ ज़िंदगी भर रह सकती है। हेलो एंड वेलकम टू अवर लेटेस्ट एपिसोड ऑन एज टॉक्स। मैं हूं आपकी होस्ट अनन्या मल्होत्रा और आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिला रहे हैं जिनकी जर्नी ने काफ़ी लोगों को इंस्पायर किया, जो एक फेमस इन्फ्लुएंसर हैं, बिजनेस वुमेन हैं, जिन्होंने अपनी शादी, करियर और पर्सनल लाइफ में आने वाली हर मुश्किल का डटकर सामना किया, जिन्होंने साबित किया कि प्यार और डेडिकेशन से सारी मुश्किल आसान हो जाती हैं। तो आइए बिना किसी देरी के वेलकम करते हैं हिना का। थैंक यू सो मच। तो हिना, सबसे पहले आप बताइए कि जब आपको पॉडकास्ट का इनविटेशन मिला तो आपको कैसा फील हुआ? आई थिंक ये मेरा 4th-5th पॉडकास्ट इनविटेशन है, ठीक है। सो बहुत सारे पहले भी मुझे इनविटेशन आए हुए थे, बट मैं ना नर्वस होती थी। मैं सोचती थी नहीं यार, क्या करना लोगों को अपने बारे में बताना। पहले लोग अपने घर की बातें छुपाते थे, अब अपने घर की बातों को जितना आप बताओगे, अपने बारे में बताओगे, उतना आप वायरल होगे। मुझे ये था कि नहीं, अब जो छुप गया है उसको छुपा ही लेते हैं। तो बट फिर काफ़ी बार बैक टू बैक इन्विटेशंस आए, काफ़ी अलग अलग पॉडकास्ट के। फिर आपका भी सेकंड इन्विटेशन था, पहले भी आया था। आई थिंक जब मैं दुबई गई थी उससे पहले आ चुका था। तो फिर मैंने सोचा था कि चलो ठीक है, थोड़ा टाइम लेते हैं। फिर इसके बाद आपका जब ये वाला आया, काफ़ी लोगों से मैंने पूछा, मेन अपने हस्बैंड से पूछा, तो उन्होंने बोला कि कोई नहीं। जब सामने से बार बार इन्विटेशंस काफ़ी अलग जगह से आ रहे तो कोई नहीं, शायद मे बी काफ़ी लोग ऐसे हैं जो आपकी जर्नी सुन के इंस्पायर होना चाहते। तो ये मौका अगर मिल रहा है तो इसे गवाऊँ। चलिए आपकी पर्सनल लाइफ से स्टार्ट करते हैं हम। तो आपका बचपन कैसा था और उसने आपकी पर्सनालिटी को कैसे शेप किया? मेरा बचपन, हाँ ठीक है। हम ना 3 बहनें हैं और 2 भाई हैं। तो जब मेरी बहन हुई थी तो उसके बाद ऐसा हुआ था कि बहन के बाद भी बहन हुई थी, फिर उसके बाद भी मैं हो गई थी। तो सब लोग मेरी मम्मी को पापा को ताने देते थे कि 3 बेटी। सोचा था कि मैं रहूँगी नहीं, स्ट्रॉन्ग होके जाऊँगी। तो सब मेरी मम्मी को पापा को ताने देते थे कि 3 बेटी हो गई है, कैसे होगा, 3 बेटी हो गई है, बैक टू बैक बेटीज हो रही है। तो उसमें मेरी मम्मी का तो कोई फॉल्ट नहीं था। और सब लोग बस यही बोलते थे कि बेटियां हो गई हैं, आगे कैसे चलेगा सब चीज़। तो मेरे पापा ने हमेशा बोला कि बेटियां हुई हैं वो अपना नसीब लेके आई हैं, जैसा होगा वो हम देख लेंगे। काफ़ी लोग अगेंस्ट थे मुझे लेके बचपन से ही। तो फिर बस ऐसी मैं स्ट्रॉन्ग हुई धीरे धीरे। बचपन से मेरे बहुत बड़े सपने थे। मेरे मामा ने मुझे संभाला, मेरी मासी ने, मतलब मैं अपनी मम्मी के पास बहुत कम रही हूँ, ज़्यादातर अपने मामा और मासियों के पास रही हूँ, क्योंकि फिर ऐसा होता था 2 बहनें और थी, उन्हें भी देखना पड़ता था।
तो बस यही रीज़न है। बचपन तो मेरा ठीक था, जो भी था, बट आज मेरे घर वालों को मुझ पे बहुत प्राउड फील होता है कि बहुत अच्छी बात है, जिस लड़की के होने पे लोग इतना हंस रहे थे, खुशियां मना रहे थे, आज उस लड़की ने वो कर दिखाया है जो पूरे खानदान में किसी की लड़की ने नहीं किया। तो आज मेरे घर वाले That's बहुत very खुश proud. हैं, बहुत हैप्पी हैं और बहुत प्राउड करते हैं मुझ पे। और बहुत सब लोग जो मजाक उड़ाते थे हम तीनों बहनों का, आज वो भी मेरे से मिलने के लिए तरसते हैं। ओह, तो बस मैं तो ये ऊपर वाले की जो भी है रज़ा है कि आज अगर मैं काबिल हूँ तो सिर्फ अपने मॉम डैड की वजह से। तो एक मुस्लिम लड़की के तौर पे आपको कभी लगा कि आपसे घर पर रहने और जॉब ना करने की एक्सपेक्टेशंस की जा रही है? बिल्कुल ऐसा होता है कि ना मॉमडन्स फैमिलीज़ में बचपन से ही बोला जाता है, सिखाया जाता है कि एक दायरे में रहना है, ठीक है, अपनी दायरे में रहना है। जॉब अलाउ नहीं होती हमें, सिर्फ पढ़ाई अलाउ होती है, जो कि मैंने पढ़ाई भी छोड़ दी थी। अपना पैशन, मुझे अपना जो करियर था वो मुझे पढ़ाई में नहीं दिखा था, तो मैंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी। आई वॉज लाइक 10th स्टैंडर्ड, सो मैंने उस तब अपनी पढ़ाई स्किप कर दी थी। तब मेरे पापा ने मुझे बोला कि बेटा देख ले, बार बार लाइफ चांस नहीं देती है, कोई नहीं कंटिन्यू करो। मेरी स्कूल में कुछ लड़ाई हो गई थी मेरी प्रिंसिपल से, तो मेरी प्रिंसिपल के आगे मेरी मम्मी माफ़ी मांग रही थी। तो मैंने अपनी मम्मी को बोला कि मम्मी माफ़ी नहीं मांगना, चाहे वो कोई भी हो, मेरे सामने तो तुम माफ़ी नहीं मांग सकती, और मुझे नहीं पढ़ना, और ऐसे स्कूल में तो बिल्कुल नहीं पढ़ना जिसमें बिल्कुल पढ़ाई है ही नहीं। तो मुझे अपना कुछ करियर देखना है। तो जब मैंने पढ़ाई छोड़ दी थी तो मेरे पापा बोलते थे कि पढ़ाई छोड़ दी, आगे क्या होगा, जर्नी आगे लाइफ कैसे कटेगी, पढ़ लो पढ़ लो। मैंने कहा कोई नहीं, जो होगा देखा जाएगा। फिर उसके बाद पढ़ाई छोड़ने के बाद मैं मेकअप आर्टिस्ट की लाइन में गई। मेकअप आर्टिस्ट की लाइन में गई तो मतलब उसके लिए भी मेरे पास पैसे नहीं थे। तब 2015 या 16 में 1 लाख रुपए फीस थी मेकअप आर्टिस्ट की। सो तब क्रेज़ भी बहुत था, अभी भी क्रेज़ बहुत है मेकअप आर्टिस्ट लाइन में। तो फिर मैंने अपनी मम्मा को बोला कि मम्मा 1 लाख फीस है, हम कैसे देंगे, और हमें 3 मंथ्स के अंदर अंदर देनी थी। तो उन्होंने बोला कि कोई नहीं। फिर मेरी मम्मा ने ना थोड़े पैसे मेरे मामा से उधार लिए और फाइनेंस पे पैसे लिए और मेरी फ़ीस दी। फिर मैंने अपना मेकअप आर्टिस्ट की जो जर्नी है उसको स्टार्ट किया, धीरे 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 धीरे। फिर मैं एक बहुत अच्छी मेकअप आर्टिस्ट बनी, और जिस दिन मेरा सेकंड डे था तो मेरी मैम ने मेरी मम्मा को बोला था कि लड़की बहुत आगे जाएगी। तब मैं कुछ नहीं थी, नथिंग, ज़ीरो। फिर मेरी मम्मी तभी खुश हो गई थी बहुत। दैट्स वेरी गुड। तो क्या आपको लग रहा है कि आजकल मुस्लिम फैमिलीज में चीज़ें बदल रही हैं, उनकी सोच बदल रही है? बिल्कुल। अब पहले जैसी जो लोगों की सोच थी, थिंकिंग थी, अब वैसा कुछ नहीं है। अब लोग अपनी लड़कियों को बाहर भी भेज रहे हैं, एजुकेशंस भी दे रहे हैं, और सबसे अच्छी बात इंडिपेंडेंस भी हैं आज के टाइम पे मॉमडन्स की गर्ल्स। वो एक पहले का दौर था जो लोगों की थिंकिंग बहुत ज़्यादा छोटी थी, अब ऐसा नहीं है। आज के टाइम पे मैं देख रही हूँ काफ़ी सारी मॉमडन्स गर्ल्स को जो डॉक्टर बन चुकी हैं, जो इंजीनियर है, मेरे घर में भी हैं डॉक्टर भी हैं, इंजीनियर्स भी हैं। सो वो आज के टाइम में, और मैं जिस फैमिली से बिलोंग करती हूँ, मैं एक सैयद फैमिली से बिलोंग करती हूँ। सो सैयद में ना ऐसा होता है कि अपनी लड़कियों को बाहर तो क्या, मतलब बाहर के लोगों से मिलना भी अलाउ नहीं होता। काफ़ी स्ट्रिक्ट फैमिली है मेरी, बट स्टिल मैंने अपने घर वालों को सब चीज़ समझाई, और आज मेरे घर वालों की सोच, थिंकिंग सब चेंज हो चुकी है। क्योंकि सैयद जो होते हैं वो एक, मैं नहीं मानती, बट बहुत लोग कहते हैं कि ऊंची जात होती है। सैयद जो कास्ट है वो काफ़ी ऊंची जात है, लेकिन ऊंची नीची जात कुछ नहीं होती है। जो भी चीज़ होती है थिंकिंग होती है। एग्जैक्टली। और मॉमडन्स, हिंदू, पंजाबी कुछ नहीं होता है, जो होता है थिंक।
ऑल आर सेम। अब मेरा एक क्वेश्चन है सबके लिए, ये क्वेश्चन, एक पानी की बॉटल है, उसमें पानी है, इसको गंगा जल भी बोला जाता है और इसको आबे जमजम का पानी भी बोला जाता है, बट पानी तो सेम है ना, एक ही पानी के दो नाम, एग्जैक्टली। काम वही करते हैं, वर्क वही है, तो क्यों धर्मों को बांट दिया गया है? और मेरे आज के टाइम में ना हिंदू और पंजाबी फ्रेंड्स ज़्यादा है, मोमडन्स नहीं है। ओह, मैं उन्हीं के बीच रहती हूँ, उन्हीं के बीच हर चीज़। मैं कभी ये नहीं सोचती, वो कभी ये नहीं सोचते कि मैं मोमडन हूँ या वो पंजाबी है या वो हिंदू है। हम सबकी सेम थिंकिंग है, ऐसा हम लोग कभी नहीं सोचते। दैट्स लवली। चलिए, जैसे हमने बताया कि मुस्लिम फैमिली काफ़ी कंजर्वेटिव होती है, बट आप ऑलरेडी सोशल मीडिया पे इतना अच्छा कर रही हैं, तो सोशल मीडिया की दुनिया में कदम रखने से पहले आपको कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा? बहुत बहुत ज़्यादा। एक टाइम था मेरे पास फ़ोन नहीं था और मैंने उसमें चुपके से ना मम्मी के फ़ोन में इंस्टाग्राम लॉगिन किया, टिकटॉक लॉगिन कर लिया था, और एक ही फ़ोन था और हम 5 भाई बहन चलाते थे। अच्छा। वो मम्मी का फ़ोन था, तो फिर ऐसा था कि उसमें मैंने अपना टिकटॉक, मैंने इन सब चीज़ों में बहुत आगे हूँ, अपनी दोनों बहनों से भी आगे। स्टार्टिंग से मैं बहुत चिल्लाक रही हूँ, वो दोनों यही सोचते, वो दोनों कहते हैं कि हम सोचते रहते हैं और तू कर देती है। तो मैंने वो टिकटॉक लॉगिन किया, फिर उसमें ना मैंने चुपके से रील्स बनाई, और मतलब उसमें टिकटॉक रील बनाई, और वो मैंने बनाती गई। जब मैंने 10-15 रील बनाई ना, मैंने देखा कि मेरी 1-2 रील्स में ना मिलियन व्यूज़ चले गए। तो मेरी आज भी टिकटॉक आईडी, अगर बोल रहे हैं टिकटॉक आईडी वापस आती है, तो मैं तो होप करूँगी कि मेरी टिकटॉक आईडी वापस आ जाए, क्योंकि उसमें मेरे मिलियंस व्यूज़ गए हुए हैं और मैं काफ़ी उसमें फेमस थी। इंस्टाग्राम तो मुझे पता ही नहीं था क्या है, इंस्टाग्राम मुझे चलाना ही नहीं आता था, तो मेरे घर में एक मैं ही थी जो सोशल मीडिया का कीड़ा था। अच्छा। और मैं टिकटॉक पे, फेसबुक भी नहीं कभी यूज़ किया। फुली यूटिलाइज्ड लॉकडाउन। यस, तो मैंने लॉकडाउन में इतनी वीडियोस बनाई, खाना हम बनाते थे तो मैंने उसकी भी वीडियो डाली। तो मेरी मम्मी कहती थी बेटा फेस नहीं दिखाना, तो मैं बोलती थी क्यों मम्मी फेस क्यों नहीं दिखाना, मैं तो कोई बहुत बड़ी भी नहीं हूँ, तब मैं बहुत छोटी थी। तो मेरी मम्मी कहती थी नहीं फेस नहीं दिखाना, पापा डांटेंगे। तो फिर मैं ऐसे चुपके से वीडियोस बनाती थी, तो वो कहीं ना कहीं मेरे जो खानदान वाले हैं, जो मेरे चाचा, जो मेरे बड़े पापा को तो कभी कुछ नहीं कहा, चाचा वगैरह को ना बुरा लगता था। वो मेरे पापा को कहते थे देखो वीडियोस बना रही हैं, रील्स बना रही हैं, रोको टोको। तो मेरे पापा ने तब मुझे डांटा कि तुम ये चीज़ क्यों कर रहे हो, ये चीज़ गलत है। तो यही चीज़ फिर मैंने कहा ठीक है, मैं बहुत रोई धोई। फिर मेरी ना एक बहुत गंदी आदत है, जो मेरी ज़िद है वो बहुत गंदी है, जो मुझे चाहिए तो चाहिए, चाहे वो किसी का भी हो। तभी आप यहाँ बैठे हो। हाँ, मेरी ज़िद बहुत ख़राब है। मेरी मम्मा हमेशा डरती थी कि बेटा अपनी औकात तक सपने देख, और मैं हमेशा बहुत बड़े सपने देखती थी। मैं एक पुअर फैमिली से पहले बिलोंग करती थी, मैं बहुत कोई रिच फैमिली से नहीं हूँ। सो मतलब हम एक मिडिल क्लास फैमिली से वो करते थे बिलोंग। सो मेरी मम्मी कहती थी बेटा ज़्यादा बड़े सपने मत देख, जितने पैर है उतनी चादर। तो मैं बोलती थी मम्मी नहीं, मेरे को तो, मैं शुरू से सोचती थी मुझे आईफोन लेना है, मुझे गोल्ड पहनना है, मैं यहाँ जाऊँगी, मैं वहाँ जाऊँगी, मैं दुबई जाऊँगी, मैं लंदन जाऊँगी। मेरी मम्मी बोलती थी तुम दिल्ली से बाहर कभी नहीं रह सकती। मेरी मम्मी हमेशा मेरे को ये करती थी कि नहीं मैं दबूँ, मतलब ये चीज़ कि मैं ज़्यादा आगे ना जाऊँ जो मेरे को नुकसान दे। वो हमेशा चाहती थी मेरे सपने पूरे हो, लेकिन वो सोचती थी कि कहीं इसके सपने पूरे करने के चक्कर में ये अपने आप को खो ना दे। आज के टाइम में बहुत सारी मेरी ऐसी फ्रेंड्स भी हैं जो सपने पूरे करने के चक्कर में कुछ गलत लाइन लेके बैठी हैं। सो मेरी मम्मी ये डरती थी कि ऐसा कुछ हो ना, तो बस यही। बट मैं शुरू से बड़े सपने देखती थी। तो आपने जो अपनी बिजनेस जर्नी स्टार्ट की, इसके पीछे स्टार्ट करने का मेन रीज़न क्या था? मेन रीज़न बिजनेस जर्नी का ये था कि ना मैंने जैसे बताया कि मैं मेकअप आर्टिस्ट थी। तो मेकअप आर्टिस्ट का ये था तब 2017 में, तब ना 5,000 रुपये ब्राइडल करती थी मैं।
5,000 रुपये कोर्स लेती थी ब्राइडल का, और मैं 7 घंटे कंटिन्यूस खड़ी रहती थी। और अगर हमें वेन्यू पे जाना पड़ता था तो उसका मैं चार्ज लेती थी 8,000 रुपीज़। और उस पे जाने के बाद ना ऐसा होता था कि मेकअप वाली आई हैं और ये वो, तो मुझे वो चीज़ अच्छी नहीं लगती थी कि इतना नाम करने के बाद मेकअप वाली आई हैं और फिर इनका भी मेकअप कर दो, उनका भी मेकअप कर दो, तो मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लगती थी। फिर मैं अपनी मम्मी को रोती थी कि मम्मा मेरे टांगों में दर्द होता है कि मैं 7-7 घंटे खड़ी रहती हूँ, और मुझे ना 5,000 में भी ना बहुत टुकड़ों में देते थे वो लोग। तो मैं रोती थी, तो मेरी मम्मी ने बोला कि छोड़ो, कोई काम नहीं करना। फिर मैंने ज़िद कर कर के रो के एक छोटा सा पार्लर खोला था, छोटा सा, अपने एरिया में, चांद बाग जहाँ पर मैं रहती हूँ वहाँ पे छोटा सा पार्लर खोला था। और उसमें ब्राइडल्स की जिसको भी रेडी होना है सो आप विज़िट करो। सो जब विज़िट करते थे तब मेरा बहुत अच्छा काम चलता था। तब 2017 में बहुत अच्छा काम चलता था। मैं आराम से ना जैसे सीज़न आते थे तो मैं 1 लाख समथिंग कमा लेती थी। 5,000 रुपीज़ चार्ज करती थी ब्राइडल की। एक एक दिन में मेरी 5-5, 6-6 ब्राइडल्स होती थी और मैं कंटिन्यूस खड़ी रहती थी। फिर मैंने धीरे धीरे अपने स्टाफ बढ़ाए, फिर मेरे को सर्वाइकल हो गया, फिर मेरे को ये लगता था मेहनत बहुत है, मेरे बस की नहीं है। फिर धीरे धीरे ना साहिल मेरी लाइफ में है। क्या कोई स्पेसिफिक वीडियो या पल आया हो आपकी लाइफ में जिसने आपकी लाइफ बदल दी और आपको पता चला कि आपकी एक बड़ी फॉलोइंग है? यस, मेरी शादी। अच्छा। मेरी शादी की वीडियोस इतनी, मैं पहले से वायरल थी वैसे तो। मेरी शादी के टाइम पे भी मेरे 300-400 के फॉलोअर्स थे, बट मैं जो वायरल हुई हूँ वो अपनी शादी की वजह से हुई हूँ। बट शादी की जो वीडियोस थी ना वो इतनी वायरल हुई हैं, इतनी वायरल हुई है कि इसके बाद मेरे फॉलोअर्स रुके ही नहीं। फिर वो बढ़ते ही जा रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं, टच वुड। तो लाइक आपने बताया कि आपकी शादी की वीडियो काफ़ी वायरल हुई, तो आपको उससे पहले लाइक आपका सोशल मीडिया पे कैसे था? तब भी बहुत अच्छा था, मैं काफ़ी वायरल थी। बस जैसे मैंने अभी बताया कि 300-400 के फॉलोअर्स थे मेरे। तब भी मिलियंस में व्यूज़ आते थे, लाख में व्यूज़ आते थे। बट ऐसा होता था कि ना हिट नहीं जाती थी वीडियोज़। तब भी मेरा ठीक था, बट शादी के बाद से मेरी ज़िंदगी हस्बैंड मस्ट बी लकी फॉर यू। बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। तो आपने बताया कि आपके घर में चाचा को ऑब्जेक्शन था, बट आपके पापा को भी ऑब्जेक्शन हुआ कि सोशल मीडिया पे क्यों आना। तो आपने कैसे ओवरकम किया? कभी एग्री नहीं थे। तो आपने अपना फेस कैसे दिखाना स्टार्ट किया, कैसे ओवरकम किया? ये बहुत लॉन्ग स्टोरी है। मेरे पापा कभी भी मुझे मतलब सपोर्ट नहीं करते थे, एग्री नहीं थे किसी भी चीज़ के लिए। मतलब उन्होंने जो स्टार्टिंग से देखा है ना, तो वो मुझे उसी चीज़ को लेके चलने के लिए बोलते थे कि हमारे घर की लड़कियां बाहर नहीं जाती, हमारे घर की लड़कियां जॉब नहीं कर सकती, हमारे घर की लड़कियां सिर्फ पढ़ के शादी कर सकती हैं, और वो भी उनकी मर्जी से। ये था। और मेरे पापा बहुत स्ट्रिक्ट है, आज भी बहुत स्ट्रिक्ट है। सो बस यही था। तो मैंने बस लड़ झगड़ के, लड़ाइयाँ करके अपनी ज़िद को पाने के लिए मैं सुसाइड भी कर सकती हूँ अगर मेरी ज़िद पूरी नहीं हुई तो। काफ़ी बार मैंने किया भी, कोशिश भी की है। वो आपको रोकते थे? मैं आईसीयू तक गई हूँ। जब मुझे किसी भी चीज़ के लिए रोका जाता था तो मैं सुसाइड करने की कोशिश करती। तो आपको डर नहीं लगता था कि लाइक वो नहीं माने और आपकी जान चली गई? तब मुझे अपनी ज़िंदगी से ना इतना सा भी प्यार नहीं था। दैट्स वेरी रिस्की और बहुत गलत डिसीजन है ये। बट हाँ, ये चीज़ गलत है, किसी को भी ऐसा चीज़ नहीं करनी चाहिए। क्योंकि देखो एक समय आता है जब हम ना बहुत ज़्यादा सोचने में मजबूर हो जाते हैं। तो आप अपने फैमिलीज वालों को, अपने मम्मी पापा को स्टार्टिंग से अपनी अंडरस्टैंडिंग में रखो। अब वो कह रहा है ऐसी कुछ चीज़ नहीं है, बट स्टार्टिंग से अगर आप अपने मम्मी पापा को समझा के रखोगे ना कि ये मेरे सपने हैं जो मुझे लगता है कि आज के टाइम में मुझे लगता है मैं बहुत ज़्यादा ओवर ज़िद्दी हूँ, बहुत ज़्यादा। जो चाहिए तो वो चाहिए मुझे, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। बट मेरे घर वाले कहते थे कि गलत है,
ये गलत है, ऐसा नहीं हो सकता, जो चाहिए वो नहीं मिल सकता, वो तुम्हारा लक है। बट मैं सोचती थी कि मुझे लक से भी लड़ना है, जो मेरा भगवान से भी लड़ना है। हाँ, तो मतलब आपकी कोशिशें कामयाब हुई, आईसीयू तक बिल्कुल। गई, आज उन्होंने मेरे आपकी सारी पापा- जिद मांगी। आज मेरे पापा प्राउड करते हैं मुझ पे, बट वो ये कहते हैं कि तूने जो कुछ भी किया, सुसाइड वो एक तरीका करने की गलत कोशिश था, हाँ। की, अपने सर पे चोट करी, मेरे सर में 4-5 टाके भी हैं, और बस यही मेरे पापा कहते थे, ये सब चीज़ें गलत है। अगर तुझे हमें मनाना ही आपका था, तरीका गलत था। मेरा हाँ। तरीका। तो जब आपने घर में बताया कि आपको बिजनेस वुमेन बनना है, इन्फ्लुएंसर बनना है, तो उनका फैसला क्या था, रिएक्शन क्या था? बिजनेस वुमेन बनने का तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था, कभी नहीं सोचा था बिजनेस वुमेन बनने का। ऐसा था कि ना, जब साहिल थे मेरी ज़िंदगी में, ऐसा था कि हमारी लव मैरिज है, हमारी जो लव स्टोरी है वो बहुत लॉन्ग है, वही बताऊंगी आपको धीरे धीरे। तो साहिल मुझे एक ट्यूशन में मिले थे, तब उनका ना क्रीम का कुछ बिजनेस था, उनकी जो है उनका क्रीम का बिजनेस था। उन्होंने ये बोला कि आप इतने सुंदर हो, आप इतने सुंदर हो, तब मैं इतनी फेयर नहीं थी, अब इतने सुंदर हो तो क्या मैं आपको एक प्रोडक्ट दूँ, आप उसे प्रमोट करोगे? तब मेरे ज़्यादा फॉलोअर्स भी नहीं थे, बट उन्होंने एज अ मुझे मॉडल चॉइस किया कि आप मेरे प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर सकते हो। तो मैंने कहा यस ऑफ कोर्स। सो फिर उन्होंने बोला कि ठीक है, मैं आपको ना प्रोडक्ट्स दूंगा, क्रीम दूंगा, आप उसको लगाओ और उससे आपको रिजल्ट भी मिलेगा, आप उससे गोरे होगे। मैंने कहा राइट, ये सच बात है, मैं उससे गोरी होंगी। एंड यू गॉट इन्फ्लुएंस्ड। यस, मेरे को तो तब गोरे, मेरे को बचपन से गोरे होने का बहुत शौक है। यार किसको नहीं है गोरे होने का, सब सोचते हैं हमारी स्किन ब्राइट हो, स्किन वाइट हो। सो तब मैंने उनको बोला सच में मैं गोरी हो सकती हूँ इससे? उन्होंने बोला यस तुम सच में गोरी हो सकती हो। मैंने कहा ओके ओके। सो उन्होंने फिर मुझे वो प्रोडक्ट्स दिए, तो फिर मैंने उसको रेगुलर लगाया। तो तब मैं 17 की थी, तो जब मैंने वो प्रोडक्ट्स लगाए तो उन्होंने बोला कि ये तो बहुत, मतलब मैंने बोला कि ये तो बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। मेरे को ना 15-20 डेज़ में ना मेरी स्किन ना चेंज नज़र आ रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि यस मेरी स्किन में ना थोड़ी सी चेंजनेस आ रही है, स्किन ग्लो भी कर रही है, शाइन भी आ रहा है, और मैं चेंज हो रही हूँ। तो मेरे को एक खुशी भी थी, मैं डेली लगाती थी क्रीम कि यार मैं इससे गोरी हो जाऊँगी, गोरी हो जाऊँगी। तो फिर डेली मैं लगाती रही प्रोडक्ट्स, फिर मुझे वो अच्छे लगे, मेरे घर वालों को भी अच्छे लगे। तो मेरी मम्मी ने कहा आप इसका बिजनेस स्टार्ट करो। अच्छा। मेरी मम्मी ने ही बोला मुझे कि आप घर से ही सेल करना, लेकिन ऑनलाइन। तो फिर मैंने साहिल से बात की कि ऐसे ऐसा है कि अगर आप मुझे अपने प्रोडक्ट्स, मैं आपके प्रोडक्ट्स प्रमोट नहीं करूँगी, आप मुझे आप अपने प्रोडक्ट्स दो और मैं सेल करूँगी। तो उन्होंने बोला बिजनेस माइंड आपका पहले से ही था। वो मेरी मम्मी ने मुझे बताया, वरना तो बात तो आज भी प्रमोट करती रहती। तो फिर मेरी मम्मी ने बोला कि आप एक काम करो, हम मिलके करते हैं, सब सेल करते हैं इसको। फिर हमने सेल करना स्टार्ट किया और बहुत वायरल हुआ, बहुत। तो आपने अपनी बिजनेस और इन्फ्लुएंसर जर्नी के टाइम पे स्टार्टिंग में ऐसी कौन सी मिस्टेक्स की और आपने उनसे क्या सीखा? मैंने मिस्टेक तो देखो, मैं ना जो भी करती हूँ वो बहुत सोच समझ के करती हूँ, क्योंकि मेरे साथ ना मेरी एक पूरी टीम है और उस टीम का नाम है मेरी फैमिली। मुझे पता है मेरे घर वाले, मतलब मेरे पापा मेरे अगेंस्ट थे, क्योंकि वो सोचते थे कि बस कुछ गलत ना कर बैठूँ मैं, बस ये थोड़ा चीज़। उनको अपनी इज्जत का बहुत, मेरे पापा को उनकी इज्जत बहुत ज़्यादा, आज के टाइम पे सबको अपनी इज्जत बहुत प्यारी होती है, लेकिन जो मेरी माँ है उसने मुझे हमेशा सपोर्ट किया। और आपकी बहनों ने? और मेरी बहनों ने और मेरे भाइयों ने, मुझे अपने भाइयों से बहुत प्यार है, तो उन्होंने वो आज तक मुझे सपोर्ट करते हैं। और बस ऐसे हमारी इन्फ्लुएंसर जर्नी, मैंने जब टिकटॉक बंद हो गया तो मैं इंस्टाग्राम पे आ गई, फिर इंस्टाग्राम पे वीडियोस डालने लग गए। हम थोड़ी फ़नी वीडियो भी डालते थे, प्रोडक्ट्स की भी डालते थे। धीरे धीरे फिर जो मेरा मेकअप आर्टिस्ट वाला जो पार्लर था उसको मैंने क्रीम प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट कर दिया कि मेकअप आर्टिस्ट मतलब ब्राइडल्स भी होंगी, फिर उसके साथ साथ प्रोडक्ट्स भी सेल होंगे। और जिस दौरान मैं प्रोडक्ट सेल करती थी 2018 या 19 से, उस टाइम किसी का भी कोई भी ब्रांड नहीं था वाइटनिंग का या प्रोडक्ट्स का। उस टाइम किसी को पता भी नहीं था कि ये प्रोडक्ट्स सेल हो रहे हैं। अब तो बहुत वायरल है, स्किन वाइटनिंग,
ग्लूटा, ये सब बहुत वायरल हो चुके हैं। पहले कुछ वायरल नहीं था, पहले लोगों को ये था इस जगह पे मिलता है, जाके लेना है। जैसे अभी 3 आए, फिर वो 3 आएंगे, फिर वो 3 आएंगे, ऐसे। तो आपने इतनी सक्सेस अचीव की है, तो आपके लिए सक्सेस का मतलब क्या है? सक्सेस का मतलब है मनी। देखो, जो भी सक्सेसफुल इंसान होगा ना, वो मेरे हिसाब से कभी भी गरीब नहीं होगा, ठीक है। उसके पास काम चल के आएगा, उसके पास काम की ना लाइंस लग जाएगी। और मैं सच बता रही हूँ, मैं अपना डीएम्स भी नहीं देखती हूँ। मेरे पास डीएम्स में ना मैसेज भरे पड़े हैं, कोलैब, प्रमोशंस, पॉडकास्ट, इंटरव्यूज़ और ब्रांड कोलैब, बट मैं देखती भी नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे टाइम नहीं है, बिकॉज मैं खुद एक बिजनेस वूमेन हूँ। मैं सोचती हूँ कि अगर मैं इन सब चीज़ में, अगर मैं इस लाइन में चली गई, सारे ब्रांड्स को प्रमोट करती रही ना, तो कहीं ना कहीं मैं अपने काम को कम ना कर लूँ। तो मैं सीधा फोकस करती हूँ, मैं अपना काम देखूँ, सीधी लाइन में चलूँ, बस। तो इतने सारे रोल्स को जगल करते हुए आपका टिपिकल डे कैसा होता है? मेरा टिपिकल, मैं ना ऐसा होता है कि मैं काम करती हूँ, ठीक है, और मुझे महीने में ना 1 हफ्ते का वीकेंड चाहिए होते हैं, जो मैं वेकेशन पे जाऊँ। क्योंकि मेरा जो काम है वो बहुत स्ट्रेस से, बहुत ज़्यादा, बट शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ काफ़ी सारे लोग हैं, जो मेरे भाई हैं, जो मेरी बहनें हैं, जो मेरे फादर हैं, जो मेरी मम्मा है, वो मुझे सपोर्ट करती हैं। जो मेरा हस्बैंड है, वो मुझे कंधे से कंधा पूरा सपोर्ट करते हैं। वो कहते हैं तू टेंशन मत ले, तेरा काम है वीडियोस, पीछे मैं सब देख लूँगा। मेरे हस्बैंड का सपोर्ट है आज तक, उन्हीं की वजह से मेरी पूरी लाइफ, मेरी पूरी जर्नी, मेरा सोशल मीडिया, जो भी हुआ वो मेरा लक, मेरा हस्बैंड है। यू आर ट्रूली ब्लेस्ड। यस। तो एक सोशल मीडिया पे एक बड़ी इन्फ्लुएंसर होने के नाते आपको सोशल मीडिया पे क्या सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग लगता है? चैलेंजिंग मेरी कॉपीज बहुत होती है। अब मेरे जो हस्बैंड है वो मुझे बोलते हैं कि कोई नहीं, देखो ब्रांड्स हैं, ब्रांड्स की कॉपी होती है, कोई बात नहीं। अगर कोई आपकी कॉपी कर रहा है, कोई बात नहीं, वो अपने नसीब का कमाएगा, आप अपने नसीब का कमाओ। मैंने आपको बताया कि जब मैं प्रोडक्ट सेल करती थी, तब उस दौरान कोई नहीं था। मैं आपको अपनी बताऊं, मैं धीरे धीरे सब चीज़ बताऊंगी धीरे धीरे। मेरी कुछ ऐसी फ्रेंड्स भी थी जिनसे पहले ना ऐसा हुआ था कि सब कहते थे एड्स करवाओ, अगर आपको वायरल होना है प्रोडक्ट्स के एड्स करवाओ, तो प्रमोशंस कराओ। तो मैंने अपनी क्या था तब अपने 2-2 लाख, 3-3 लाख, 4-4, 5-5 लाख वाले फॉलोअर्स को अपने प्रोडक्ट्स के पीआर सेंड करे कि आप प्रमोट करो उन्हें। वो प्रमोट करते थे। फिर उसके बाद मैंने देखा जिन इन्फ्लुएंसर्स ने मेरे प्रोडक्ट्स प्रमोट करे, वो 1 हफ्ते बाद सेम मेरे जैसा, बट मेरे जैसा नहीं, प्रोडक्ट लेके मार्केट में आ चुके हैं। तो मुझे ये लगता था कि चैलेंज कर रहे हैं लोग मुझे। मैं कभी भी किसी को नहीं छेड़ती जब तक कोई मुझे नहीं छेड़ता। मैं कभी किसी से लड़ाई नहीं करती हूँ। अगर तुम मुझे छेड़ोगे, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। अगर तुमने स्टार्ट किया तो ख़त्म मैं करूँगी। सीधा चैलेंज लोगे तो मैं एंड तक जाऊँगी, सीधा। मैं तो डायरेक्ट नोटिस भिजवाऊंगी। मेरा ये चैलेंज मत लो, कर रहे हो आप अपना करो। इन्फ्लुएंसर जो इंस्टाग्राम है वो सिर्फ मेरे लिए नहीं है, वो सबके लिए। आप अपना काम करो, आप खुद कमाओ, खुद खाओ। मुझे कोई मतलब नहीं है किसी से भी। मैं बाय गॉड मैं किसी की आईडी तक नहीं खोलती। मेरे पास टाइम ही नहीं आईडी खोलने का। लोग मुझे भेजते हैं, बट मैं बोलती हूँ कोई नहीं, वो अपने नसीब का कमाएगी, मैं अपने नसीब का कमाऊंगी। दैट्स ट्रूली राइट। चलिए, काफ़ी आपकी प्रोफेशनल बातें कर ली हैं हमने। अब आप थोड़ा सा हमें पर्सनल लाइफ का बताइए। आप साहिल अपने हस्बैंड से कब और कहाँ मिले? साहिल से मैं 2017 में मिली थी। तो मैंने बताया था कि मैंने अपनी स्टूडेंट जो लाइफ थी वो मैंने अपनी स्टडीज़ छोड़ दी थी। तो फिर मैं कहीं ना कहीं सोचती थी कि स्टडीज़ तो मैंने छोड़ दी है, अब मुझे अगर आगे कुछ बनना है, कुछ करना है, क्योंकि मैं शुरू से बोलती थी मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ बनना है। मैं सोते सोते भी आज भी
नींद में बोलती हूँ मुझे ये भी करना था यार, मुझे वो भी करना था। तो मैं बचपन से ये था कि मेरे को सपने पूरे करने हैं, तो ये था। अब साहिल से मैं मिली थी ट्यूशन में, जब मैंने अपनी स्टडीज़ छोड़ दी थी, तो वो था कि स्टडी तो छोड़ दी है, अब इंग्लिश तो आनी चाहिए ना, क्योंकि वो बहुत इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट है। अगर हम इंटरनेशनल जाते हैं या फिर अगर हम बिजनेस वुमेन बनते हैं तो इंग्लिश आनी चाहिए। तो मैंने ना इंग्लिश क्लासेस ज्वाइन की थी अपने एरिया में। एंड जब साहिल दुबई से आए थे, सो साहिल भी दुबई से जस्ट आए थे और वो इंजीनियर का कोर्स कर रहे थे। सो वो वहाँ आते थे, वो हमारे सीनियर थे। तो फिर बस मुझे साहिल वहाँ पर, साहिल मुझे देखते थे, मैं उन्हें देखती थी, और मैं बहुत सीधी थी उस टाइम, मुझे नहीं पता था प्यार क्या होता है क्या होता है। फिर ऐसे करके ना साहिल को मैं बहुत पसंद थी, बट उसने कभी मुझे नहीं बोला कि मैं उसे पसंद हूँ। फिर मुझे भी वो अच्छे लगते थे क्योंकि वो मेरे सीनियर थे, तो मैंने भी उनको कभी नहीं बोला। मुझे ऐसा लगता था कहीं अगर मैंने बोला कि मैं आपको पसंद करती हूँ तो वो बुरा तो नहीं मान जाएंगे। और वो मुझे सोचते थे कि अगर मैंने इसको बोला कि मैं इसको पसंद करती हूँ तो वो मेरी शिकायत तो नहीं कर देंगे। तो हम 2 महीने तो इन्हीं सब चीज़ों में रहे। फिर मैंने उनसे चैटिंग पे बात की फेक आईडी से कि ना अगर मैं ना मैं आपको पसंद करती हूँ, आई लाइक यू, ये वो। तो उन्होंने बोला ओके ओके। सो मैं पहचानूंगा कैसे आप कौन हो, मैं पहचानूंगा कैसे? तो मैंने बोला मैं आपके ट्यूशन में ही हूँ, और जब आप आओगे ना जो भी लड़की आपको देख के हंसेगी तो समझना वो ही हूँ मैं। तो जैसे ही वो आए, हमारी दिवाली पार्टी थी, जैसे ही वो आए तो मैंने ना अपनी सारी फ्रेंड्स को बोल दिया था जैसे ही साहिल आएंगे ना तो तुम सब हंसना। तो उन्होंने बोला बट भाई, मैंने कहा तुम सब हंसना। तो उन्होंने बोला ठीक है। तो साहिल जैसे ही आए तो सब साहिल को देख के हंसे नहीं है। तो फिर साहिल मेरे को मैसेज करके बोलता है कौन हो तुम इनमें से, तुम सब, वो सारी लड़कियां हंस रही हैं, मैं कैसे ही, तुम्हारी कोई चीटिंग तो नहीं है? मैंने कहा नहीं। फिर उसी दिन दिवाली की पार्टी के बाद मैंने सोचा था इसका और मैं बनाऊंगी अभी, मैं देखती हुई कैसा लड़का है। फिर दिवाली पार्टी के बाद मैं और मेरी सिस्टर जा रहे थे, जो मेरी से बड़ी सिस्टर है, तो वो जा रही थी तो उनका फ़ोन कोई छीन के ले गया था। वो वीडियो बना रही थी और उनके हाथ से वो कोई फ़ोन छीन के ले गया था, और मैं गिर गई थी क्योंकि मैं इस साइड चल रही थी, वो इस साइड चल रही थी, तो उनके हाथ से फ़ोन छीन के ले गया था और वो रो रही थी। तो उस दौरान साहिल वहाँ से बुलेट से जा रहे थे। मैंने बोला था साहिल वेट 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 वेट, वो उसके पीछे जाओ, वो हमारा फ़ोन लेके भागा है। जब तक हम उसके पीछे जाते वो पता नहीं कहाँ चला गया गलियों में, क्योंकि ये जो स्नैचिंग वाले होते हैं ये बहुत ज़्यादा तेज़ होते हैं, ये कब कौन सी गली में घुस जाते हैं पता नहीं लगता। फिर बस हम रोए, हमने पुलिस स्टेशन में FIR वगैरह कराई। उन्होंने बोला कि जो गया वो गया, अगर मिल जाता है, कैमरेज में आ जाता है तो दे देंगे। फिर तब मैंने साहिल को उसी दिन बोल दिया कि साहिल वो लड़की मैं ही हूँ जो आपको इंस्टाग्राम पे पागल बना रही है। फिर उन्होंने बोला तो आप मुझे पहले बता देते क्योंकि मैं भी आपको लाइक करता हूँ। वहाँ से हमारी लाइफ स्टोरी, लव स्टोरी स्टार्ट। तो वो पहला इम्प्रेशन क्या था जब आपको लगा हाँ ये वही है जिससे मुझे शादी करनी है? शादी का तो हमने सोचा ही नहीं था। बस ऐसा था, हम डेटिंग करते थे, मिलते थे, कॉफ़ीज़ पीते थे, कॉलेज मतलब ट्यूशन में मिलते थे, बस ये सब चीज़ें। फिर उसके बाद धीरे 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 हमें 1 साल 2 साल 3 साल हो गए। फिर मैंने ये सोचा कि यार शादी, क्योंकि मेरे से 2 बड़ी बहनें भी हैं, पहले उनकी होगी तब मेरी होगी, तो मैंने शादी का कभी सोचा ही नहीं। फिर साहिल के साथ मैं मिलके बिजनेस करती थी, जो कि मेरे घर वालों को पता था, मेरी मम्मा को पता था कि साहिल जो हमें प्रोडक्ट्स देते हैं वो हम आगे सेल करते हैं। तो मम्मा को ये था कि फ्रेंड्स हैं, अच्छे दोस्त हैं। धीरे धीरे फिर मैंने अपने घर में भी बता दिया था सबको। तो जैसा कि आपने बताया कि साहिल ने आपको बहुत सपोर्ट किया है, बहुत ज़्यादा। तो कोई पर्टिकुलर इंस्टेंस जहाँ पे आपको लगा कि साहिल ना होते तो वो काम ही ना होता? मैं तो आज भी कहती हूँ साहिल नहीं होते तो मैं कुछ नहीं होती, मैं ज़ीरो थी, ज़ीरो। अगर बोलते हैं ना कि एक हस्बैंड अगर सपोर्टेड है ना तो आपको ज़िंदगी में किसी के सपोर्ट की नीड नहीं है, चाहे वो कोई भी हो। मेरे हस्बैंड ने मुझे हर एक जगह, ऐसी ऐसी जगह सपोर्ट किया है जहाँ मैं कुछ भी नहीं थी, जहाँ मैं सोचती थी कि मैं कहाँ से लाऊंगी, अब क्या होगा, मेरे पास ओला तक के पैसे नहीं होते थे। ये चीज़ उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है।
तो आप लोग एक दूसरे को कितने सालों से जानते हैं? हमें 2018 से हम अभी तक जानते हैं। तो आपका लाइक 17 से। विद टाइम आपका रिलेशनशिप कैसे इवॉल्व हुआ? बहुत सारी लड़ाइयाँ हुई, हाँ। ब्रेकअप्स हुए, ठीक है, फिर वो अलग हो गए, वो मुंबई चले गए थे, शिफ्ट हो गए थे वो मुंबई इसी काम से रिलेटेड? नहीं, वो मुंबई शिफ्ट हो गए थे, उनका मुंबई में भी घर है। अच्छा। वो मुंबई शिफ्ट हो गए थे। सो फिर उसके बाद हमारी बातें बंद हो गई, 4-5 महीने बंद हो गई। फिर उसके बाद 1.5 साल तक हम एक दूसरे से मिले भी नहीं, ना हमने बात की, बिल्कुल अलग हो गए थे। ऐसा सोचा था कि वो मैसेज करे या तो मैं मैसेज करूँ, ऐसा था। 1.5 साल तक हमने एक दूसरे से बात नहीं की और मैंने उसका 1.5 साल तक इंतज़ार किया। वो किसी परेशानी में था, वो मुझे बताता था कि मैं नहीं कर सकता था तुझसे बात, तो मैंने 1.5 साल उसका इंतज़ार किया था। दैट्स वेरी। तो उसने आते ही बोला था, जो लड़की मेरा 1.5 साल इंतज़ार कर सकती है, बिना फ़ोन पे बात करे, बिना मेरे मैसेज के, जो मेरा इंतज़ार कर सकती है, वो मेरे साथ ज़िंदगी भर रह सकती है। तो सबसे ज़्यादा मतलब कुछ ऐसा आपको याद हो मोमेंट की उन्होंने सबसे ज़्यादा कुछ रोमांटिक आपके लिए क्या किया था? उसने मेरे आज तक करता है वो, आज तक मेरे लिए बहुत सब। मैंने अभी 17 लेने का सोचा ही नहीं था। मैंने सोचा थोड़े रेट कम होंगे ना तब लूँगी। उन्होंने गए, बुक कराया, मुझे लेके गए और मुझे दिला दिया। जो चीज़ मैं सोचती हूँ ना कि मैं बाद में लूँगी, वो बोलते बाद में क्यों, अभी लो। अगर दिया है तो उसे खर्च करो। तो ऐसी कौन सी चीज़ है साहिल की जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद है? उसका प्यार। वो मुझसे बहुत प्यार करता है और रिस्पेक्ट बहुत करता है। बस कभी कभी थोड़ा बहुत गुस्सा करते हैं, बट प्यार बहुत करते हैं, हमेशा सपोर्ट करते हैं। तो इतने बिजी स्केड्यूल में से आप दोनों एक दूसरे के लिए टाइम कैसे मैनेज करते हो? हमारा तो बहुत टाइम मैनेज ही नहीं हो पाता। ऐसा होता है कि मैं दिन में बिजी होती हूँ और वो रात में। मैं मॉर्निंग में अपने स्टूडियो जाती हूँ और वो नाइट में जो हमारे पार्सल्स होते हैं ना, जो दिल्ली, आउट ऑफ दिल्ली के जो पार्सल्स होते हैं, उनको डिस्पैच कराना, इंटरनेशनल कंट्रीज़ में जो हमारे प्रोडक्ट्स जाते हैं उनको देखना, आउट ऑफ दिल्ली के प्रोडक्ट्स देखना, इन दिल्ली के प्रोडक्ट्स देखना, जो हमारे स्टाफ को उनको मैनेज करना। तो मैं डे शिफ्ट करती हूँ, वो नाइट शिफ्ट करते हैं, वो 3-4 बजे आते हैं, फिर बस वही, हम बहुत कम एक दूसरे को टाइम दे पाते हैं। तो लाइक जैसा कि आपने बताया, इतनी तारीफ करी साहिल की, तो आप लोग एक पावर कपल की तरह लगते हैं। यस। तो इस सपोर्टिव रिलेशनशिप के पीछे का राज क्या है? इस सपोर्टेड रिलेशनशिप का राज ये है कि उसने कभी किसी की नहीं सुनी, मैंने कभी किसी की नहीं सुनी। क्योंकि ऐसा होता है ना, जब 2 लोगों के बीच में तीसरा आता है, तो आपकी जो लाइफ स्टोरी, लव स्टोरी है ना, वो कभी आगे नहीं बढ़ सकती। मैं आपके लिए हूँ, आप मेरे लिए हो, दैट्स इट। अगर आप 2 लोग हो, अपनी ज़िंदगी आप दोनों को ही बितानी है, कभी अपनी ज़िंदगी में तीसरे को लाना ही नहीं चाहिए। ये चीज़ है। हमेशा वो मेरी चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं, मैं उनकी चीज़ों को अंडरस्टैंड करती हूँ, दैट्स इट। इसलिए हमारी जो रिलेशनशिप है वो स्ट्रॉन्ग है। तो आप दोनों के लिए आगे के लिए क्या सपने और क्या होप्स हैं? वो तो बहुत सारी कुछ चीज़ें हैं, वो धीरे धीरे सब रिवील होगा। एंड काफ़ी लोग देख रहे हैं मुझे, काफ़ी मेरे इंस्टाग्राम जो फॉलोअर्स हैं वो मुझे 100K से मिलियंस तक फॉलो कर रहे हैं। जब मेरे 100K थे फॉलोअर्स, उन्होंने मिलियंस तक की मेरी जर्नी देखी है, दुख भी देखा है, सुख भी देखा है, बीमारियां भी देखी हैं, हर चीज़ देखी है। तो जब आपके और साहिल के बीच में किसी बात पे डिसएग्रीमेंट होता है तो आप सॉल्व कैसे करते हैं? सॉल्व ऐसे करते हैं, वो उस रूम में पैक हो जाते हैं और मैं इस रूम में पैक हो जाती हूँ। फिर उसके बाद कभी कभी मैं भी सॉरी बोल देती हूँ, कभी कभी वो भी सॉरी बोल देते हैं, क्योंकि रिलेशनशिप दोनों को चलाना है। सॉरी बोलने से आप छोटे नहीं होगे, आप बड़े नहीं हो जाओगे। अगर सॉरी बोल के आपका रिलेशनशिप आगे स्ट्रॉन्ग है, चल रहा है, तो बात को ख़त्म करके अपने लव पार्टनर से सॉरी बोल के बात खत्म करो। दैट्स द ओनली ऑप्शन। यस। या तो गुस्से में जब मैं पैक हो जाती हूँ, आके लड़ाई करते हैं, चल आजा खाना खा ले, बस लड़ाई खत्म। इतने में आपको देख के लग रहा है आप मान जाते होंगे। हाँ, मैं मान जाती हूँ, बहुत सेंसिटिव हूँ मैं।
तो जैसा कि आपने बताया आपका एक स्किन ब्रांड भी है, तो एसएच स्किन केयर ब्रांड Yes. का नेम आपने क्या सोच के रखा और इसके पीछे स्टोरी क्या है? एसएच स्किन ब्रांड का जो फुल नेम है साहिल हीना, ओह, ठीक है। सो ये हमने ना काफ़ी, हमें 2 दिन लग गए थे, काफ़ी सारे नाम हमने सेलेक्ट करे क्योंकि हमें गवर्नमेंट से अप्रूव्ड कराना था, प्रिटेंड कराना था। तो हमने काफ़ी सारे नाम दिए तो वो रिजेक्ट हो जाते थे। तो फिर हमने सोचा कि ठीक है, इतना कोई बड़ा नाम भी नहीं लेंगे जो लोगों को लेने में भी प्रॉब्लम्स हो। सो हमने नॉर्मल छोटा सा नाम लिया एसएच स्किन ग्लोइंग, यानी कि साहिल हीना स्किन ग्लोइंग प्रोडक्ट्स। स्किन ग्लोइंग तो है ही, बट वो ठीक कौन कर रहा है? प्रोडक्ट्स से जो स्किन ठीक हो रही है वो कौन कर रहा है? वो कर रहा है साहिल हीना। साहिल ने ही तो प्रोडक्ट्स दिए, अभी तो हीना बनी है। साहिल नहीं होता तो हीना आज कुछ नहीं होता। कुछ नहीं होती। दैट्स रियली इंस्पायरिंग यस। कि एक कपल को एक दूसरे का कैसे साथ देना चाहिए। मैं तो सब ऊपर वाले से यही दुआ करती हूँ कि जैसा मुझे हस्बैंड मिला है ना, हर लड़की को वैसा हस्बैंड सपोर्टेड, रिस्पेक्ट करने वाला, केयर करने वाला। क्योंकि जो मेरे हस्बैंड ने मेरे लिए किया है ना, आज के टाइम में कोई किसी के लिए कोई नहीं किसी के लिए करता। हस्बैंड नहीं करते हैं, काफी नहीं करते, मतलब लक होना चाहिए, इसमें भी लक मैटर्स। लक मैटर्स करते हैं। तो जैसे कि आपने बताया कि आपका ब्रांड है, मतलब प्रोडक्ट्स आप सेल करते हैं, तो आपकी प्रोडक्ट्स दूसरे ब्रांड से कैसे अलग है? इसकी यूएसपी क्या है? इसकी यूएसपी ये है, जो हमारे प्रोडक्ट्स है ना, देखो बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जिसमें स्टेरॉइड होते हैं। स्टेरॉइड हमें, हमारे को ना टेम्पररी तो स्किन हमारी ठीक करेगी, बट वो परमानेंट नहीं करेगी। कहीं ना कहीं स्टेरॉइड जो क्रीम्स होती हैं वो हमारी स्किन को डैमेज करती है, स्किन की लेयर को डैमेज करती है, स्किन को सेंसिटिव बनाती है और स्किन में हार्म करती है। सो हमारे प्रोडक्ट में किसी भी टाइप का कोई भी स्टेरॉइड नहीं है, केमिकल फ्री प्रोडक्ट्स हैं एंड गवर्नमेंट अप्रूव्ड हैं, फुल लैब टेस्टेड प्रोडक्ट्स हैं कि इससे किसी को भी स्किन में कोई भी हार्म, एलर्जी नहीं होगी। और अगर किसी को एलर्जीज हैं, स्किन में हार्मफुल प्रॉब्लम्स हैं, पिगमेंटेशंस हैं, एक्ने हैं, तो वो हमारे प्रोडक्ट से ठीक हो जाती है। तो जब आपका पहला प्रोडक्ट लॉन्च हुआ तो आप अपने सबसे पहले प्रोडक्ट लॉन्च के बारे में हमें थोड़ा बताएं। मैंने कभी प्रोडक्ट्स अपना पहला लॉन्च ही नहीं किया। मुझे ऐसा था कि ये प्रोडक्ट है और इसको हमें सेल करना है। मैंने अपने स्टूडियो में रखा और जो भी लेडीज आती थी उन्हें बताती थी कि ये प्रोडक्ट है, इससे आपकी स्किन वाइट होगी, ब्राइट होगी, स्किन की पिगमेंटेशन सॉल्व होगी, स्किन आपकी ग्लो करेगी। तो धीरे धीरे 1 आई, 2 आई, 3 आई, 4 आई, 5 आई, वो एक चेन बन गई। फिर सबको पता लग गया कि यहाँ स्किन ब्राइटनिंग प्रोडक्ट मिलते। फिर उसके बाद तब एक टाइम था कि मेरे पास एक प्रोडक्ट था और आज के टाइम में मेरे पास 30 प्रोडक्ट्स है, 30 प्रोडक्ट। कस्टमर फीडबैक आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है और आप उसको कैसे यूज़ करते हो अपने प्रोडक्ट्स को बेटर बनाने के लिए? मेरे जो कस्टमर है वो एक तो बहुत अच्छे हैं, ठीक है, वो अंडरस्टैंड करते हैं सारी सिचुएशन। जैसे कि जो भी फीडबैक होते हैं, तो फीडबैक बहुत अच्छे आने भी बहुत ज़रूरी हैं और थोड़े बहुत तो मेरे हिसाब से बैड आने भी ज़रूरी है। क्योंकि हेटर्स की वजह से हम फेमस होते हैं, ठीक है। जो मेरे कस्टमर एक बार मेरे प्रोडक्ट्स यूज़ कर लेते हैं वो खुश होके जाते हैं, हैप्पी होके जाते हैं। बहुत सारी ऐसी गर्ल्स हैं जो अपने रिश्ते को लेके बहुत परेशान थी, अपने कलर्स को लेके, बट उन लोगों को मैंने जो प्रोडक्ट्स अपने दिए, आज उनकी शादी भी हो गई, उनकी लाइफ चेंज हो गई। और वो जब आती हैं मेरी हाथ चूम के जाती हैं कि आपकी वजह से हमारी शादी भी हुई और हमारी लाइफ चेंज हो गई है। तो मेरे जो कस्टमर के फीडबैक्स हैं वो बहुत अच्छे हैं क्योंकि हमारे प्रोडक्ट्स में ना रिज़ल्ट है, लोग खुश होके आते भी हैं और जाते भी हैं। कभी भी किसी का मुझे नेगेटिव बैड रिव्यू नहीं आया, कभी भी कुछ नहीं आया। और देखो, कभी 1-2 आते भी हैं तो वो रियल नहीं होते, वो कुछ होते हैं जो फेक आईडी से कमेंट्स करते हैं। जैसे कि बताया कि आपके हेटर्स भी हैं, तो एक पब्लिक फिगर होने के नाते आपने काफ़ी नेगेटिविटी हैंडल की होगी, तो कैसे आप अपने ट्रोल्स और क्रिटिसिज्म को हैंडल करती हैं? मेरे हेटर्स तो बहुत हैं,
हेटर्स, देखो हेटर्स होना भी अच्छी बात है, Exactly. क्योंकि जब आप फेमस हो गए इट्स द ना, साइन ऑफ सक्सेस। यस, जब आप फेमस हो गए ना तो ऑब्वियसली आपके हेटर्स भी बढ़ेंगे। Exactly. कभी आपके हेटर्स को आपकी किसी चीज़ से प्रॉब्लम होगी, कभी आपके हेटर्स को किसी चीज़ से प्रॉब्लम होगी, तो हेटर्स कर कुछ नहीं सकते, सिर्फ वो कमेंट्स कर सकते हैं। जबकि हेटर्स ने फॉलो भी किया हुआ होता है हमें, हमारी वीडियोस भी लाइक करते हैं, लेकिन कमेंट्स नेगेटिव। बट मैं तो उनको यही साइन देना चाहती हूँ, जितना नेगेटिव कमेंट्स आप करते हो हम उससे और इंस्पायर होते हैं, हमें और सक्सेस मिलती है, हमारा कुछ नहीं जाता, हम इग्नोर कर देते हैं ऐसे जो भी कमेंट्स आते हैं पर ना। इसमें काफी लोग आपके आइडियाज कॉपी भी करते होंगे, तो बहुत उन लोगों लोग। को कैसे हैंडल करती हैं आप? मैं इग्नोर कर देती हूँ सीधा। मेरे हस्बैंड का कहना है कि अगर कोई ऐसी चीज़ें हैं आपके, कोई भी कुछ भी आपको कॉपी कर रहा है या आपको कुछ भी कर रहा है, इग्नोर। तो क्या आपने कभी ऐसे इंसान से कांटेक्ट किया है जो आपका सारा कंटेंट कॉपी भी करते हैं? हाँ, मैंने बहुत सारे लोगों से बात की है कि आप अपना कुछ करो, आप देखो अपना। बट वही ना, मैंने बताया कि जो इन्फ्लुएंसर्स थे जिनसे प्रोडक्ट्स प्रमोट कराती थी, आज वो ही अपना ब्रांड्स, अपना प्रोडक्ट लेके बैठ गए। तो मैं क्या ही बोलूँ उन लोगों को पता है, जो हमारे व्यूवर्स हैं, जो हमारे फॉलोअर्स हैं, उन्हें पता है कि जिस टाइम हिना के प्रोडक्ट्स थे उस टाइम ये कुछ ही नहीं थे। जो आज प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, जो आज प्रोडक्ट्स अपने डे बाय डे लेकर आ रहे हैं, मेरी खुद की फ्रेंड्स जो मेरी शादियों में भी आई थी, जो काफ़ी सारी फ्रेंड्स हैं जो खुद मेरे को कॉल करके, यार मेरी स्किन बहुत डल हो रही है, प्रोडक्ट से भेज दो, या फिर जो बोलती थी कि क्या नाम है, मेरी मदर इन लॉ की स्किन बहुत डैमेज है, स्किन की फ़ोटो भेजती थी, आज उनकी स्किन खुद ख़राब है और वो प्रोडक्ट सेल कर रही है। मेरा तो सेम सीधा ये लाइन है, जिनसे आप प्रोडक्ट ले रहे हो आप उनका खुद रियल फेस देखो सीधा। अगर जिसकी स्किन ठीक है, अगर आपको लगता है वो आपकी स्किन ठीक कर सकता है, तो आप उसी से प्रोडक्ट लो ना। तो आपको क्या लगता है कि आपको यूनिक कौन बनाता है, और ऐसी कॉम्पिटिटिव मार्केट में आप आगे कैसे रहती हैं? मैं हमेशा आगे इसलिए रहती हूँ क्योंकि मैं ना लोगों को इग्नोर कर देती हूँ। जो जो कर रहा है करते रहो, मुझे कोई इन लोगों से, क्योंकि ये मेरे कंपटीशन में कभी नहीं बन सकता। देखो, बड़े बॉल की तौबा, मैं कभी किसी को अपना वो नहीं करती हूँ। मुझसे आगे भी जा सकते हैं बहुत लोग, मुझसे आगे भी जा सकते हैं, लेकिन मुझे ये कि आप अपना कुछ अलग देखो। अगर आपको यही लाइन करनी है तो आप मुझे थोड़ा सा स्किप करो, मुझे कॉपी मत करो, आप अपना देखो सीधा। जैसा कि आपने बताया, इतने हेटर्स हैं आपके, इतने कॉम्पिटिटर्स हैं, और लोगों को डिग्रेड करने के लिए कुछ लोग बहुत ही नीचे गिर जाते हैं, यस, ब्लैक मैजिक करते हैं। तो आपको कभी ऐसे एक्सपीरियंस मिला अपनी लाइफ में, किसी ने आप पे किया हो? बहुत किए हैं। और ब्लैक मैजिक जैसी चीज़ें होती हैं, काला जादू, टोटके, टोने, ये सब होते हैं, ठीक है, और मेरे पे भी बहुत हुए हैं और आज तक होते हैं। सो मैं अपनी तावीज़ हमेशा अपने पास रखती हूँ। ये होता है कि ना, जो जलते हैं हमसे, जो हमारी हसद करते हैं, जो हमारे बराबर तो नहीं आ सकते, वो सोचते हैं कि अगर हम इसके बराबर नहीं जा सकते तो हम इसे नीचा कर देते हैं। तो बहुत लोग जादू टोने जैसी चीज़ों पे बिलीव करते हैं, तो ये सब चीज़ें होती है, मैंने देखी है, मेरे साथ हुई है। साहिल और मुझे अलग भी किया गया है इन सब चीज़ों से, हमारे घरों में लड़ाइयाँ भी हुई हैं, झगड़े भी हुए हैं, आपस में हम दोनों अलग भी हुए हैं इन सब चीज़। तो आपको कैसे फील हुआ कि ये सब जादू टोना है? हमने ना दिखवाया था किसी हाँ। को, तो उन मौलाना ने बोला था कि आपके ऊपर किसी ने कुछ करा रखा है, और साहिल के ऊपर भी। सो फिर बस हमने फिर उसको ठीक करवाया। वो तो बोल रही थी कि हम ऐसा भी कर सकते हैं कि जिसने आपके ऊपर किया है उसके ऊपर वापस हो जाएगा, बट हमने बोला नहीं, जिसने हमारे साथ गलत किया हम उसके साथ गलत नहीं कर सकते, वो तो ऊपर वाला है। आप बस ऐसा कर दो कि हम ठीक हो जाए, क्योंकि साहिल और मेरी आए दिन लड़ाई झगड़े और हमारा काम पूरा ठप होता जा रहा था। चलिए, अब काफ़ी पर्सनल और प्रोफेशनल बातें हो गई आपके Okay. साथ, थोड़ा फन कर लेते हैं। तो इट्स टाइम फॉर सम रैपिड फायर फनी क्वेश्चंस। साहिल ने कौन सी एक ऐसी डिश बनाने की कोशिश की थी जो एपिक फेल हो गई? साहिल ने एक बार बनाई थी फिश फ्राई। हाँ। तो वो ना उसने बेसन में बना दी थी और वो इतनी गंदी बनी थी, तो फिर मैंने बोला था कि बिल्कुल अच्छी नहीं है, और वो अंदर से कच्ची भी थी, तो वो मुझे अच्छी नहीं लगी थी।
लाइव वीडियो पर आपका सबसे एम्बैरेसिंग मोमेंट कौन सा है? एम्बैरेसिंग मूवमेंट लाइव वीडियो पे मेरी पर्सनल लाइफ पूछना सीधा। अगर आप इन्फ्लुएंसर नहीं होती तो कौन सी सबसे फनी जॉब कर रही होती? मैं इस टाइम जॉब ही नहीं कर रही होती, हाउसवाइफ होती। हाउस वाइफ। राइट। एक चीज जो आप सीक्रेटली लोगों को जज करती हैं वो क्या है? जो सीक्रेटली मैं लोगों को जज करती हूँ, पहले तो मैं किसी को जज नहीं करती। दूसरी बात, अगर मैं किसी को देखती भी हूँ, जैसे कोई मुझे वीडियोस वगैरह भेज देता है, तो मैं बस ये बोलती हूँ कि ये गलत कर रही है, मेरी कॉपी करके ही गलत कर गलत कर रहे हैं। अब तक आपको सबसे वियर्डेस्ट डीएम आज तक क्या मिला है? डीएम मुझे प्रमोशंस कोलैब, दैट्स इट। पेड प्रमोशंस, पेड कोलैब। आप दोनों में से सबसे ज्यादा ड्रामेटिक कौन है, आप या साहिल? साहिल। आप और साहिल किस एक चीज पर हमेशा लड़ते हैं? हम खाने पे, वो बोलते हैं खाना खा, तीनों टाइम खा, और मैं 2 टाइम खाती हूँ। अगर आप एक दिन के लिए किसी सेलिब्रिटी की लाइफ स्वैप कर सकती तो कौन होता और क्यों? मेरी फेवरेट है सोनाक्षी सिन्हा। अच्छा। सो मुझे वो मेरे को ना मतलब बहुत अच्छी लगती है बचपन से ही। सो बस आई थॉट आप बोलोगे मैं अपनी फेवरेट हूँ। चलो मैं दोबारा बोलती हूँ। नहीं, ये फनी था, फन था। हाँ, आपके पास कौन से सबसे बेकार टैलेंट है? मेरे पास बेकार टैलेंट, बेकार टैलेंट में मेरे पास, मैं क्या बताऊँ, बेकार टैलेंट, मैं फनी वीडियोस अच्छी नहीं बना पाती, पता नहीं क्यों, बट वो वायरल भी हो जाती हैं। वो लक है मेरा। ऐसा कौन सा फैशन ट्रेंड है जिसे फॉलो करके आपको आज अफसोस होता है? फैशन ट्रेंड जिसे फॉलो करके मुझे अफसोस होता है, फैशन ट्रेंड में मुझे ऐसा था कि नहीं, मेकअप आर्टिस्ट से तो मेरे को बहुत नाम, शोहरत, दौलत सब चीज़ मिली है, बट फैशन ट्रेंड में ये था कि मैंने ना डिज़ाइनर का कोर्स भी करने की कोशिश की थी। सो मैंने सिलाई सीखी थी, जो कि मैं भूल चुकी हूँ। जिस दिन आपके बाल खराब हों उस दिन उनको डिस्क्राइब करने के लिए एक वर्ड। उनको अब जब खराब हो ही गए तो उसको सही कैसे ही कर सकते हैं। हाँ। कुछ करेंगे, चंपे वंपे लगाएंगे या कुछ प्रोटीन ट्रीटमेंट कराएंगे, दैट्स इट। सब अपने घर गए है। यही। लास्ट टाइम आपने कार में किस गाने को जोर जोर से गाया? मैंने काली काली जुल्फों के पन्ने, ये वाला। अगर आपकी लाइफ एक फिल्म होती तो उसका टाइटल क्या होता? मेरी फिल्म टाइगर, बिकॉज साहिल का नाम टाइगर है। जब कोई नहीं देख रहा होता तो आपका गो टू डांस मूव क्या है? डांस तो मैं पहले बहुत अच्छा करती थी, अब तो बकवास डांस है, बकवास। ऐसी कौन सी एक चीज़ है जिसमें आप बिल्कुल बेकार हैं लेकिन प्रिटेंड करती हैं कि आपको आता है अच्छे से? ऐसी तो कोई चीज़ नहीं है, ऐसी चीज़ जिसमें मैं बिल्कुल बेकार हूँ। कभी कभी मुझे गुस्सा बहुत गंदा आता है, बट मैं सामने वाले को दिखाती हूँ कि मैं बहुत ठीक हूँ, नॉर्मल बैठी हुई हूँ, बट मैं गुस्से में होती हूँ, बट मैं लोगों को बोलती हूँ कि मैं ठीक हूँ, नॉर्मल हूँ, ओके ठीक है, ओके, ऐसे करती हूँ। तो हिना, अभी हम कुछ आपसे एडवाइजेस मांगेंगे हमारे ऑडियंस के लिए। जैसे आपने अपना स्ट्रगल बताया, आपने अपनी जर्नी बताई, तो ऐसी जर्नी किसी की हो, रिलेशनशिप में हो या करियर में हो, तो आप उनको क्या एडवाइस देना चाहेंगी? दोबारा पूछो। दोबारा। जैसे कि आपने अपनी जर्नी बताई, इतने स्ट्रगल्स आपने देखे, तो अगर ऐसी, अब मैं दोबारा ही पूछती हूँ, आपने अपने स्ट्रगल्स बताए, अपनी जर्नी बताई, आपने कितना कुछ फेस किया, चाहे रिलेशनशिप हो या करियर हो, तो ऐसी कोई सिचुएशन कोई फेस करे तो आप उसको क्या एडवाइस करेंगी? मैं उसको यही बोलूँगी कि आप किसी की मत सुनना, आप बस सीधा फॉरवर्ड स्ट्रेट देखना, ना दाएं ना बाएं। आप अगर अपनी ज़िंदगी में सक्सेस होना चाहते हो तो आपको सिर्फ अपने दिल की सुननी है, क्योंकि अगर जिस दिन आपका नाम बड़ा नाम हो जाएगा ना, उस दिन आप खुद पे प्राउड फील करोगे कि वो दिन अच्छा था कि मैंने किसी की नहीं सुन के अपनी सुनी। दैट्स इट। अगर आपको कुछ करना है तो आप अपनी दिल की सुनो,
किसी की मत सुनो। तो आपने जितना कुछ फेस किया अपनी जर्नी में, आपने क्या सीख ली जिस पर आपको आज बहुत गर्व है? मैंने अपनी जर्नी में जो सीख ली है वो ये है कि मैंने कभी किसी के लिए ना, एक तो बुरा नहीं सोचा और सेकंड चीज़ किसी की सुनी नहीं। अगर शायद मैं सोचती हूँ कि उस टाइम मैं सबकी 10 बातें सुनती तो मे बी आज मैं ये नहीं होती, आज मैं हिना नहीं होती। मैंने सिर्फ अपनी सुनी, इसलिए मैं ज़्यादा अच्छी हूँ अपने लिए। तो आप आगे अपनी लाइफ में किस चीज़ को लेकर सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हैं? मैं अपनी लाइफ में वैसे तो देखो किसी भी चीज़ को लेके एक्साइटेड नहीं हूँ, क्योंकि जब मैं एक्साइटेड होती हूँ तो वो चौपट हो जाता है बट ये है कि अभी मेरे बहुत बड़े बड़े सपने हैं जो मैं जल्दी पूरी करने की कोशिश करूँगी। अगर आप अपने पास्ट में जाएं तो आप अपने छोटे सेल्फ को क्या सलाह देना चाहेंगी? मैं अपनी छोटी मिनी हिना को बोलना चाहती हूँ कि जो भी मैंने किया ज़िद में आके वो गलत था। अपने माँ बाप को हर्ट किया, अपनी माँ को रुलाया, वो गलत था। बट ये चीज़ कोई भी ना करे। जितना आपके नसीब में लिखा होगा वो मिलेगा। ये सबके लिए, ये मिनी हिना के लिए भी है और ये सबके लिए। जो है लिखा, जो ऊपर वाले ने लिखा है वो मिलेगा, उससे आपको कोई छीन नहीं सकता। तो ये थी हीना की कहानी। उन्होंने अपनी ज़िंदगी के सफ़र के कई पहलुओं से हमें रूबरू कराया। उनकी हिम्मत, उनका पैशन, उनकी पॉजिटिविटी सच में बहुत लाजवाब है। थैंक यू सो मच। थैंक यू हीना, एच टॉक्स पर आने के लिए, हमें मौका देने के लिए। थैंक यू सो मच एंड थैंक्स टू ऑल टीम्स मेंबर्स फॉर इनवाइटिंग मी। एंड मुझे भी बहुत अच्छा लगा आप लोगों से टॉक करके, आप लोगों को अपनी लाइफ जर्नी, इन्फ्लुएंसर जर्नी बता के मुझे भी बहुत अच्छा लगा। तो थैंक यू सो मच। बहुत अच्छी टीम है आपकी, आप लोग बहुत अच्छी। आज वाकई में काफ़ी लोग आपसे इंस्पायर हुए होंगे। Yes. और आप सबका भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, एच टॉक्स को सुनने के लिए। अगले एपिसोड में मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक कीप लिसनिंग टू एच टॉक्स। थैंक यू।